हेलो एवरीवन। पिछले वीडियोस में हमने अब ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में समझा था। और जब मैंने रीसेंट वीडियोस डाले थे उसमें हमने ग्रॉस मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग मार्जिन उसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईबिट ईबिट के बारे में। ईबिट मीन्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ओके, तो जैसा हमारा स्ट्रक्चर रहता है वीडियो का, सबसे पहले हम देखेंगे ईबिट होता क्या है, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, इसका इसको हम एनालाइज और इंटरप्रेट कैसे करते हैं, और इसको इंटरप्रेट करते टाइम हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और फिर हम उसके बारे में समझेंगे कि कंपनीज जनरली किस पर्पस के लिए इसको कॉमनली यूज़ करती है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि ईबिट होता क्या है। तो अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो आप इस ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस स्ट्रक्चर से ऑलरेडी फेमिलियर हो चुके होंगे। ओके, और अगर ये आपको P&L स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है अगर ये याद है तो आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ईबिट का फॉर्मूला क्या रहेगा। ओके, तो ईबिट का फॉर्मूला दो तरह से इसे निकाल सकते हैं। अगर आप नीचे से स्टार्ट करना चाहते हैं या ऊपर से। ओके, इफ यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम डाउन, ओके, लेट्स से आपके पास नेट इनकम है, तो नेट इनकम में आप इंटरेस्ट ऐड कर दो, प्लस इंटरेस्ट और टैक्स ऐड कर दो। तो जब आप नेट इनकम या पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जब आप टैक्स और इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं तो आपका ईबिट आ जाता है। तो एक तो फॉर्मूला इसका ये हो गया, नेट इनकम प्लस इंटरेस्ट प्लस टैक्स। तो दूसरा इसका फॉर्मूला हुआ, अगर आप टॉप से स्टार्ट करना चाहते हो तो रेवेन्यू माइनस कॉग्स माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस और प्लस और माइनस जैसा भी है नॉन ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंस, इनकम एंड एक्सपेंस। ओके, तो अगर आप बॉटम से स्टार्ट करोगे तो पैट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आप टैक्स और इंटरेस्ट ऐड कर दो, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो देखो नाम से क्लियर है, इट्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो नेट प्रॉफिट में जब टैक्स और इंटरेस्ट हो जाएगा तो ईबिट आ जाएगा। या आप टॉप से स्टार्ट कर रहे हो तो रेवेन्यू में से जब कॉग्स घटाओगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस घटाओगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंस को एडजस्ट करोगे तो आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। अब इसमें एक ध्यान में रखने वाली बात ये होगी कि कई बार आप कई टेक्स्ट बुक में देखेंगे या कहीं ऑनलाइन देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ईबिट, ओके, ये टर्म साथ साथ यूज में आती है। मतलब कई या इंटरचेंजेबली यूज में आती है कि कई कई लोग सेम चीज को ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोल रहे हैं, कई ईबिट बोल रहे हैं। तो कुछ केसेस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ईबिट को सेम कंसिडर किया जाता है, बट वो ट्रू तभी होगा जब उस कंपनी की कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम या एक्सपेंसेस नहीं है। ओके, अगर कंपनी का कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम या एक्सपेंस नहीं होता है तो उस केस में आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ईबिट सेम रहेगा। बट अगर उसकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम या एक्सपेंस रहती है तो फिर आपको ईबिट कैलकुलेट करने के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से घटाना रहेगा, ऐड या लेस करना पड़ेगा। जस्ट टू एक्सप्लेन फर्दर, नॉन ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंस होते क्या हैं। तो ऐसी कोई भी इनकम या ऐसा कोई भी एक्सपेंस जो कि कंपनी के कोर बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में भी एग्जांपल लिया था, जैसे एक कंपनी है जिसका मेन बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ फॉर एग्जांपल टॉयज। ओके, तो उसको टॉयज जनरेट करने से, प्रोड्यूस करके सेल करने से जो रेवेन्यू आती है वो होती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ओके, बट लेट्स से उस कंपनी ने उसने एक्सेसिव जो भी उसके इनकम है या कैश पड़ा है उसके पास, उसको कहीं इन्वेस्ट कर दिया है। ओके, उस इनकम को इन्वेस्ट करने से उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। ओके, उसको डिविडेंड मिल रहा है। तो ये जो इनकम है जो उसके कोर बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है वो हो जाती है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ओके, सिमिलरली अगर मैं आपको एक्सपेंस का एग्जांपल देना चाहूँ तो लेट्स से उसने इस इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया। सेल करने पे क्या हुआ, उसको लॉस हो गया, तो लॉस ऑन सेल ऑफ सच इन्वेस्टमेंट ये हो जाएगा एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अनदर एग्जांपल इज, कई बार होता है कंपनी के कोई वन टाइम लॉसेस हो जाते हैं, जैसे किसी ने कंपनी पे कोई क्लेम कर दिया, कोई सूट फाइल कर दिया और कंपनी को डैमेजेस देने पड़े।
तो इस तरह के जो एक्सपेंसेस होते हैं, जो वन टाइम होते हैं, वन टाइम लॉसेस, ओके, जो कि रेगुलर बिजनेस ऑपरेशंस में नहीं होते हैं, ओके, तो उनको हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोलते हैं। तो एक एग्जांपल ये हो गया सेल ऑन, लाइक लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक और एग्जांपल जैसे मैंने वन ऑफ केसेस दे दिया कि डैमेजेस कंपनी को पे करने पड़े, तो ये सब चीजें होती है, वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, ओके। तो नॉर्मली ईबिट की कैलकुलेशन के लिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंसेस को डिडक्ट करते हैं, दिस द ट्रू डेफिनेशन। बट कई बार इसको इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, जब आप एक बिजनेस के एनालिसिस करते हो, जब आप फ्यूचर प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन करना चाहते हो, राइट, टू एनालाइज लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी, तब आप जब ईबिट कंसिडर करते हो तो आपको ईबिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही कंसिडर करना चाहिए। क्योंकि जब आप फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी देखते हो, राइट, तो जब आप बिजनेस की एनालिसिस करते हो तो आप उस कोर बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी देखना चाहोगे। ये नहीं कि उसके इंसिडेंटल या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनकम कितने हो रहे हैं उस पर आप ज़्यादा फोकस नहीं करते हो, क्योंकि जब आप बिजनेस की एनालिसिस करते हो, क्योंकि आपको कोर बिजनेस एक्टिविटी से प्रॉफिट कितना जनरेट हो रहा है वो देखना होता है। तो उस केस में आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट को प्रेफर करते हो। तो अगर आप ईबिट भी लिख रहे हो देन यू विल हैव टू कंसिडर लाइक ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स ओनली, नॉट द नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड एक्सपेंस। बट बाय डेफिनेशन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड ईबिट, क्योंकि ईबिट हम देखते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो उसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंस भी शामिल हो जाते हैं, ओके। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा कि ईबिट होता क्या है, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ईबिट ऑल्दो कई बार इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, साथ में यूज होते हैं, बट उनमें स्लाइटली डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस क्या होता है। और जैसा मैंने बोला, अगर आप फ्यूचर की प्रॉफिटेबिलिटी देखना चाह रहे हो, क्योंकि आप फोरकास्ट करना चाह रहे हो किसी कंपनी के बिजनेस का, तो उसमें आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे ज़्यादा फोकस करते हो, है ना, नॉन ऑपरेटिंग इनकम पे कम होता है। तो उस केस में वो ईबिट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेम ही वो कंसिडर करते हैं इस लेवल पे नहीं, ओके। तो ये हुआ ऑल अबाउट ईबिट। ईबिट बेसिकली अब ये प्रेजेंट क्या करता है, मतलब ऑपरेटिंग, जब हमने पहले वीडियोस में देखा था ग्रॉस प्रॉफिट मतलब ये आपकी प्रोडक्शन एफिशिएंसी बताता है, राइट, कि आप कोर बिजनेस एक्टिविटी से कितना जनरेट कर रहे हैं प्रॉफिट, राइट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होता है वो हमारे ओवरऑल बिजनेस ऑपरेशंस की प्रॉफिटेबिलिटी बताता है, ओके। क्योंकि यहाँ पे हम ग्रॉस प्रॉफिट के साथ ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो डे टू डे एक्सपेंस होते हैं उनको भी कंसिडर करते हैं। तो ये बिजनेस ऑपरेशन से प्रॉफिटेबिलिटी बताता है। ईबिट क्या बताता है, ईबिट कंपनी की ओवरऑल अर्निंग बताता है, क्योंकि ये ऑपरेशंस के साथ साथ नॉन ऑपरेशन रिलेटेड इनकम और एक्सपेंस को भी कंसिडर करता है। तो बेसिकली ये ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बताता है। बट ये जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी है दैट इज अगेन अ फैक्टर, क्योंकि ये इंटरेस्ट और टैक्स के पहले है, तो इट इज बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ओके। क्योंकि नेट प्रॉफिट जो होता है वो कंपनी का फाइनल अर्निंग होती है, राइट, बट इट इज बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ओके। और बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इसका भी एक फैक्टर होगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ओके। बट ऐसे देखा जाए तो ये कंपनी की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बताता है बिफोर कंसिडरिंग द अदर एक्सपेंसेस लाइक इंटरेस्ट एंड टैक्स, या, ओके। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट थिंग, कि अब हमने समझ लिया कि ईबिट क्या है, ओके, इसका फॉर्मूला क्या है, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। अब अब हम इसको एनालाइज कैसे करें, इसको इंटरप्रेट कैसे करें, ओके। तो जैसा मैंने पहले भी बोला कि किसी भी फाइनेंशियल अमाउंट को या फिगर को आपको एनालाइज करने के लिए आपको उसको रिलेटिव टर्म्स में एनालाइज करना होता है। आप एब्सोल्यूट फिगर 10,000 20,000 30,000 ऐसे एनालाइज नहीं कर सकते, आपको उसको परसेंटेज टर्म में कैलकुलेट करना होता है। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट केस में ग्रॉस मार्जिन था, ऑपरेटिंग मार्जिन था, तो यहाँ भी ईबिट मार्जिन रहेगा, विच इज ईबिट डिवाइड बाय रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100, ओके। ईबिट मार्जिन जो यूज आ सकता है टू एनालाइज और कंपेयर करने के लिए, दो कंपनीज को कंपेयर करने की कौन सी कंपनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, कौन सी कम प्रॉफिटेबल है, ओके। तो एनालाइज करने के लिए एक चीज़ तो ये, और जब आप उसका इंटरप्रिटेशन निकालते हो, ओके, तो इंटरप्रिटेशन कैसे, अगेन जैसा हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट एनालाइज करते टाइम देखा था कि आप सिंगल वैल्यू को लेके या सिंगल परसेंटेज को लेके आप पूरा इंटरप्रिटेशन नहीं निकाल सकते, आपको और भी चीज़ें देखनी होती है। जैसे सबसे पहले आपको देखना है, अगर आप दो कंपनी जैसे कंपनी ए और कंपनी बी,
इन दोनों का आप ईबिट, लेट्स से इसका ईबिट 40% है, इसका 50% है फॉर एग्जांपल, या तो अब इसको कंपेयर करने के लिए आपको कुछ चीज़ों को कंसिडर करना पड़ेगा। पहली चीज़ है इसकी इंडस्ट्री। ओके, बट उससे पहले तो जैसे अगर हमें सिंपली ये फिगर दे दिया ओके कि इसका ईबिट 40% है, इसका 50% है, तो आप इससे क्या इंटरप्रिटेशन ड्रॉ कर सकते हो एट अ वेरी वेरी हाई लेवल। ओके, हाई लेवल आप कंक्लूड करोगे अच्छा इसका ईबिट अच्छा है, मतलब दिस इज मे बी मोर एफिशिएंट, दिस इज मोर एफिशिएंट इन जनरेटिंग प्रॉफिट, मतलब इसकी ओवरऑल बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, दिस कंपनी में बी मोर एफिशिएंट इन जनरेटिंग प्रॉफिट, इसकी एफिशिएंसी थोड़ी कम है, इट इज लाइक लेस प्रॉफिटेबल और लेस लाइकली टू जनरेट मोर प्रॉफिट, राइट। क्योंकि इसका ईबिट परसेंटेज ज़्यादा है मीन्स इट्स गुड, इसका ईबिट परसेंट कम है इट मीन्स इट्स नॉट सो गुड, ये ज़्यादा एफिशिएंट है ये कम एफिशिएंट है, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है इसकी कम है, राइट। तो ये आप हाई लेवल पे कंक्लूजन ड्रॉ करते हो हाई और लो ईबिट का। बट अब आपको कुछ चीज़ें कंसिडर करनी होती है जब आप दो कंपनी का कंपैरिजन करते हो। पहला तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इंडस्ट्री। ये मैंने सारे वीडियोस में बताया है कि आप जब कंपेयर करते हो दो कंपनी का तो यू हैव टू मेक श्योर कि वो दोनों सेम इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहे हैं, राइट। क्योंकि हर इंडस्ट्री के अपने अपने स्टैंडर्ड होते हैं, अपने अपने मार्जिन होते हैं, स्टैंडर्ड मार्जिन। तो आप दो अलग अलग इंडस्ट्रीज को कंपेयर नहीं कर सकते, ओके। दूसरी चीज़ हमें ध्यान रखना है कि जब आप कंपेयर कर रहे हो तो कंपेरिजन अलग अलग तरीके से होता है, लाइक विद इन सेम कंपनी भी हो सकता है। लेट्स से अगर फॉर ए कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, राइट। अगर आप उसका ईबिट परसेंटेज कैलकुलेट करते हो और समझते हो कि 10%, 12%, 15%, 20%, इस तरह से वो बढ़ता जा रहा है, राइट। तो अब इससे आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ करोगे? कंक्लूजन हम ये ड्रॉ कर सकते हैं कि भाई कंपनी अच्छी है, ग्रो कर रही है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, बट हमें अदर प्रॉफिटेबिलिटी एलिमेंट्स को भी ध्यान में रखना है। क्यों? ऐसा हो सकता है कि ऑल्दो इसका ईबिट बढ़ रहा है, ओके, बट इसका जीपी और ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा। इनका जीपी और ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये 20% है, ये 10% है, उसके बावजूद इसका जो ईबिट पहले 10% था, 12 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया फॉर एग्जांपल। तो आपको अदर प्रॉफिटेबिलिटी एलिमेंट समझने पड़ेंगे और फिर देखना पड़ेगा अच्छा ये क्यों बढ़ रहा है। तो इसका मतलब अगर ये मेरा 10% पे सेट है तो इसका मतलब मेरे नॉन ऑपरेटिंग इनकम बढ़ रही है, मतलब मेरा इंटरेस्ट बढ़ रहा है, डिविडेंड बढ़ रहा है। तो फिर आप ओवरऑल एनालाइज कर पाओगे अच्छा मेरे नॉन ऑपरेटिंग इनकम के कारण मेरा ईबिट बढ़ रहा है, विच मे नॉट बी सो गुड। क्योंकि अगर आप एज ए कंपनी ऑपरेट करते हैं तो आप चाहते हो कि आपकी ऑपरेटिंग इनकम बढ़े, राइट। नॉन ऑपरेटिंग बढ़ती है विच इज गुड, बट आप अपने कोर बिजनेस से ज़्यादा रेवेन्यू अर्न करना चाह रहे हैं, राइट। तो इस तरह से आपको एनालाइज करना होता है, ओके। एक और एनालिसिस फैक्टर रहता है, एक और चीज़ हमें कंसिडर करनी होती है। जैसे अगर मैं सेम एग्जांपल दूँ कंपनी ए का, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, लेट्स से दिस इज आवर करंट ईयर। तो उसका ईबिट था 10%, 12%, 11%, और सडनली एकदम 5% रह गया, ओके। तो जब आप इस ईयर को एनालाइज कर रहे हो, ओके, तो सिर्फ इस ईयर के बेसिस पे आप कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते कि एकदम से 5% क्यों रह गया। तो आपको पिछले साल के एलिमेंट्स भी देखने पड़ेंगे कि हिस्टोरिकली हमारा ईबिट परसेंटेज कितना है, राइट। क्योंकि जब आप इसमें देखेंगे तो आप जब हिस्टोरिकली, क्योंकि आप किसी भी फाइनेंशियल फिगर को आप स्टैंड अलोन इंटरप्रेट नहीं कर सकते, आपको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, पीयर का स्टैंडर्ड, उस कंपनी का ट्रेंड, उन सब के बारे में देखना पड़ेगा, तभी आप कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो। तो इसमें आप देख सकते हो कि अच्छा इस साल 5% रहा है, उसका रीजन क्या है, क्या मेरा ग्रॉस प्रॉफिट भी कम हुआ है। लेट्स से ग्रॉस परसेंट में जैसे 20 था वो 15 रह गया, राइट। तो हम समझ सकते हैं कि हमारी प्रॉब्लम इस एरिया में है, या तो मेरी सेल कम हो गई या मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स और बढ़ गई, तो मुझे इस पे फोकस करना है। लेट्स से ये ग्रॉस प्रॉफिट 20% का 20% रह गया, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10 था, 10 रह गया, बट इसके बावजूद भी मेरी, मतलब ये स्टेबल है बट इसके बावजूद मेरा ईबिट कम हो गया। तो ऑब्वियसली कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम या एक्सपेंस आ गए होंगे, मोस्टली द एक्सपेंस आ गए होंगे, हो सकता है कुछ वन टाइम एक्सपेंसेस आ गया, ओके, जैसे डैमेजेस वगैरह के, किसी ने क्लेम फाइल कर दिया और वो सब। तो उस तरह से आप उसको एनालाइज कर सकते हो और फिर आप डिसीजन ले सकते हो, राइट। तो इंडस्ट्री देखना होता है, ट्रेंड देखना होता है, पीयर से कंपैरिजन करना होता है, ओके।
तो ये सब फैक्टर कंसिडर करने होते हैं बिफोर यू मेक ड्रॉ अ कंक्लूजन, और उसका जो इंटरप्रिटेशन है आप निकालो फाइनली। हाई लेवल निकाल सकते हो बट आपको डिटेल में जाना पड़ेगा अदर फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए, ओके, अदर प्रॉफिटेबिलिटी एरियाज को कंसिडर करते हुए, देन ओनली यू कैन कम टू पर्टिकुलर कंक्लूजन, ओके। और ये सब चीजें ट्रू है, मतलब सिर्फ ईबिट के बारे में नहीं, सारे प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर्स के लिए आपको ध्यान में रखना होता है कि स्टैंड अलोन कभी भी डिसीजन नहीं लेना होता है, और भी चीजों को कंसिडर करना होता है। अब इसका कॉमन यूसेज क्या होता है? तो सबसे पहला तो यही है कि प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करने के लिए, क्योंकि अगर आप देखोगे ग्रॉस मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन सब P&L के अलग अलग लेवल पे हैं, ओके, और हर चीज स्पेसिफिक एफिशिएंसी को या प्रॉफिटेबिलिटी को शो करती है। ये प्रोडक्शन प्रॉफिटेबिलिटी, ये ऑपरेशंस की एफिशिएंसी, ये ओवरऑल बिजनेस की एफिशिएंसी, इस तरह से शो करती है। तो अगर आपको ओवरऑल बिजनेस की देखनी है इंक्लूडिंग नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तब आप प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के लिए ईबिट का यूज करते हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस ये हो गया। दूसरा, आप टू टेक अ डिसीजन, मतलब आपको कोई भी डिसीजन लेना होता है अब कंपनी में एक्सपेंसेस के लिए या कॉस्ट रिडक्शन के लिए, कॉस्ट कंट्रोल के लिए, उस तरह से आप फोकस कर सकते हो। अगर आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ज़्यादा हो रहे हैं, ओके, मतलब आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस स्मूथ जा रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट स्मूथ जा रहा है, बट ईबिट आपका फ्लक्चुएट हो रहा है, तो फिर आप देखोगे मैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐसे कौन से जो ज़्यादा हो रहे हैं उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा तीसरा और इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि कंपैरिजन, जो हमने अभी देखा है, बट ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। कंपैरिजन में किस तरह से काम में आता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, इसको मैं समझाता हूँ। ओके, मैंने लिख दिया इररिस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, पर इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। अगर आप किसी दो कंपनियों को कंपेयर कर रहे हैं, कंपनी ए कंपनी बी, दोनों सेम बिजनेस में है, ओके, लेट्स से दोनों सेम बिजनेस में है, ओके, जीपी दोनों का लगभग बराबर है 25% फॉर एग्जांपल, राइट। तो लेट्स से आप कंपैरिजन करने के लिए नेट प्रॉफिट लेते हैं कि भाई दोनों का नेट प्रॉफिट या नेट मार्जिन कितना है, ओके। जब आप नेट प्रॉफिट लेते हैं तो आप उसके बिजनेस का प्रॉफिट तो कंसीडर कर ही रहे हो, ओके, बट आप इंटरेस्ट एक्सपेंस को भी कंसीडर कर रहे हो। और ये इंटरेस्ट एक्सपेंस कैसे आता है कि कंपनी ने पैसे कहाँ से लिए हैं। अगर कंपनी ने सारे पैसे इक्विटी शेयर होल्डर से लिए हैं तो ऑब्वियसली उसकी बुक्स में इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि उसके कोई लोन नहीं होगा। बट अगर कंपनी ने डिबेंचर इशू किए हैं, लोन ले रखे हैं, तब उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ऐसे में हो सकता है, इसको इस तरह से समझते हैं, जैसे जैसे कंपनी भी है, उसका ग्रॉस मार्जिन 35% है, ओके, ऑपरेटिंग मार्जिन लेट से 20% है, इसका 30% है, ओके, और ईबिट मार्जिन इसका 15% है, और लेट्स से इसका 25% है फॉर एग्जांपल, ओके। बट जब हम नेट प्रॉफिट पे आते हैं, नेट प्रॉफिट इसका भी 10% है, इसका भी 10% है, ओके। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि जब आप नेट प्रॉफिट पे जाके कंपेयर करते हो तो यहाँ तो आप ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी देते हो सब खर्चों के बाद में, बट जब आप ईबिट एनालाइज करते हो, ओके, जब ईबिट एनालाइज करते हो तो इसमें हम इंटरेस्ट को कंसिडर नहीं करते हैं। अगर इसको मैं सिंप्लिसिटी सेक के लिए इसको इस तरह से कर देते हैं, चलो लेट्स से ये 25% है, ओके, ऑपरेटिंग मार्जिन 22% है फॉर एग्जांपल, ओके, और ईबिट आपका भी 22% है, ऑपरेटिंग मार्जिन ये, ओके। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में समझो जैसे ऑपरेटिंग मार्जिन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ओके, बट ईबिट ईबिट इसका ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, एक तो इंटरप्रिटेशन ये ड्रॉ कर सकते हो कि इसके नॉन ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंस जो होते हैं इसके ज़्यादा है, इसके कम है, ओके, तो ओवरऑल बिजनेस से ये ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। बट आप जब नेट प्रॉफिट पे आओगे तब आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी, नेट प्रॉफिट दोनों का 10-10% हो रहा है, ओके, ये 10-10% है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ में भी कुछ गैप है, यहाँ 22 था, यहाँ 10 हो गया, ओके, और इसके बीच का गैप क्या होगा, टैक्स होगा और इंटरेस्ट होगा, राइट। तो इंटरेस्ट जो होता है, जैसा मैंने बोला
ये कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, कंपनी ने लोन और फाइनेंस ले रखा है या नहीं ले रखा है। अगर नहीं ले रखा है तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट नहीं होगा, और अगर ले रखा है तो ऑब्वियसली उसकी बुक्स में इंटरेस्ट होगा, राइट। तो जब आप ईबिट को एनालाइज करते हैं तो अपन इस लेवल पे एनालाइज करते हैं। इट मीन्स हम इंटरेस्ट को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि अगर आपके पास पैड दे रखा है तो आप ऐड ये कर दोगे और यहाँ आके एनालाइज करोगे। तो जब यहाँ आके अपन एनालाइज करते हैं तो यहाँ हम उसका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, कितना इक्विटी है, कितना डेट है, ये सब को कंसिडर नहीं करते। तो वो जो एनालिसिस है वो थोड़ी इंडिपेंडेंट होती है विदाउट कैपिटल स्ट्रक्चर, ओके, कि कितना डेट है, कितना लोन है। तो उसमें हम ओवरऑल बिजनेस को हम अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। तो ये जो कंपेरिजन है ये विदाउट कंसिडरिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर, मीन्स विदाउट कंसिडरिंग द इम्पैक्ट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, इंटरेस्ट के इम्पैक्ट को कंसिडर किए बिना हम करते हैं, ओके, इस लेवल पे। ऑल्दो ये सारे बिफोर इंटरेस्ट ही होते हैं, क्योंकि बट ये ओवरऑल बिजनेस की रेवेन्यू बताता है, इसलिए स्पेसिफिकली फाइनेंशियल एनालिसिस में अगर हम इस लेवल पे एनालाइज कर रहे हैं तो इसलिए ये ईबिट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके, क्योंकि हम कैपिटल स्ट्रक्चर को कंसिडर नहीं करते हैं। इसके बारे में हम और डिटेल से चर्चा करेंगे जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहती है, कंपेरिजन हम कर सकते हैं ओवरऑल बिजनेस का विदाउट कंसिडरिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, ओके। तो इसके लिए इसका यूसेज आता है, ओके। तो ओवरऑल ईबिट कंपनी के ओवरऑल बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी शो करेगा विदाउट कंसिडरिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स, ओके। और हम ईबिट मार्जिन निकाल सकते हैं, दो कंपनी का कंपैरिजन कर सकते हैं, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से कंपैरिजन कर सकते हैं, ट्रेंड बेस्ड एनालिसिस कर सकते हैं, और हमेशा इंटरप्रिटेशन ड्रॉ करते टाइम हमें बाकी फैक्टर भी कंसिडर करने होते हैं, जीपी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ताकि हम सही कंक्लूजन ड्रॉ कर सके कि प्रॉब्लम, अगर कंपनी का प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहा है तो प्रॉब्लम कहाँ पे है, किस सेगमेंट पे मेरे को फोकस करना है, ओके। प्रॉफिटेबिलिटी के लिए उसके वजह से हम डिसाइड कर सकते हैं कहाँ फोकस करना है, ओके। और कंपैरिजन कर सकते हैं विदाउट कंसीडरिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर, इसलिए ये वाले पार्ट को हम नेट प्रॉफिट में ऐड बैक करके यहाँ आते हैं और फिर कंपैरिजन करते हैं, ताकि कैपिटल स्ट्रक्चर का फर्क ना पड़े और हम ओवरऑल बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी एनालाइज कर सकें, ओके। तो ये ओवरऑल है ईबिट के बारे में। आई होप इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा ईबिट क्या है, किस तरह से कैलकुलेट करते हैं और किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है। आगे आने वाले वीडियोस में हम इंपॉर्टेंट एलिमेंट जैसे नेट प्रॉफिट है और स्पेशली इबिट्टा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिख के मुझे ज़रूर बताइए। और ऐसा कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक जो आप समझना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं और मैं उसकी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। Thank you. See you soon in the next video. Bye.